नमस्कार। चलो देखो, आज हम बात करने वाले हैं दो वेजिटेबल हैं। उनमें से एक है, यहाँ पर दो फोटो आपको नज़र आ रहे होंगे। एक का नाम है नौल खोल या खोल राबी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है ब्रोकली। ये ब्रोकली तो बड़ा कॉमन है, सभी ने देखा भी होगा। ये थोड़ा सा लोगों को ऑड लग सकता है कि ये कौन सी सब्जी है भाई, लेकिन है, देखी भी होगी, कई लोगों ने खाई भी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन इनके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहली हम बात करते हैं नोल खोल पर, या फिर इसी को खोल राबी भी कहते हैं, खोल रबी। ठीक है, चलो देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं इसकी बॉटनिकल नेम, इसकी फैमिली, ओरिजिन, क्रोमोसोम नंबर, एडिबल पार्ट, ये बेसिक बातों से। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम बॉटनिकल नेम से। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो सबसे पहला वाला फोटो है ना, यही है। दूसरा वाला तो ब्रोकली का है, स्प्राउटिंग ब्रोकली, वो भी आज ही देखेंगे हम लोग इसी लेक्चर में। तो पहले तो बात करते हैं इसके बॉटनिकल नेम की। इसका बॉटनिकल नेम ब्रैसिका ओलेरेसी बरगोंगिलोट्स है। ब्रैसिका ओलेरेसी ये तो कॉमन ही है, चाहे हम लोगों ने पत्ता गोभी पढ़ी हो, चाहे हमने फूल गोभी पढ़ी हो, सबके अंदर कॉमन आ रहा था ब्रैसिका ओलेरेसी। तो ब्रैसिका ओलेरेसी तो यहाँ पर भी कॉमन है, बस आगे ये जो नाम है ना वो बदल रहा है। यहाँ पर आ रहा है गोंगिलोट्स नाम ही ऐसा है, कुछ कह नहीं सकते, गोंगिलोट्स, ये बस नाम याद रखिएगा। ये इसकी बॉटनिकल नेम, क्वेश्चंस आ जाते हैं इनके ऊपर, तो यहाँ हम थोड़ा आपको याद रखना है। तो ब्रैसिका ओलेरेसी कॉमन है, बस आगे का आपको गोंगिलोट्स याद रखना है। फैमिली की बात की जाए तो भाई फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, ये नोल खोल हो गई, ब्रोकली हो गई, ये सब एक ही फैमिली के हैं, क्रूसीफेरी फैमिली में या ब्रैसिकेसी फैमिली। तो ब्रैसिकेसी फैमिली का है ये, तो ब्रैसिकेसी लिखो या फिर ऑब्लिक लगा करके क्रूसीफेरी लिख लो, एक ही बात है। तो ब्रैसिकेसी और क्रूसीफेरी इसकी फैमिली हो गई। ओरिजिन की बात की जाए तो ओरिजिन इसका क्या है भाई, मेडिटेरेनियन रीजन है, मेडिटेरेनियन रीजन, ये भाई इसका ओरिजिन हो गया। क्रोमोसोम नंबर की बात की जाए तो ये भी डिप्लॉयड है, और इसमें क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं 18 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। एडिबल पार्ट की बात करें तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, यही है इसका एडिबल पार्ट, और इस एडिबल पार्ट को हम लोग नॉब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भाई, नॉब, नॉब। ये हो गया भाई इसका एडिबल पार्ट, याद रखिएगा। एडिबल पार्ट पर क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पत्ता गोभी के अंदर उसका हेड एडिबल पार्ट था, फूल गोभी के अंदर उसका कर्ड एडिबल पार्ट था, यहां पर जो एडिबल पार्ट है वो उसका नॉब है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके इस एडिबल पार्ट से आते हैं। बात करते हैं कुछ बेसिक बातों की, जैसे क्लाइमेट की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की यहाँ पर मिट्टी चाहिए, ये सारा की सारा डाटा, जैसे कि अपनी सीरीज चल रही है हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो उसी से लिया गया है। तो यहाँ पर ये एक टेम्परेट वेजिटेबल क्रॉप है। कैसी है भाई, टेम्परेट वेजिटेबल क्रॉप। टेम्परेट से क्या मतलब है, जहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा रहती हैं, जहाँ पर ठंडा मौसम रहता है वो टेम्परेट है। जैसे हमारे भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड वाला जो एरिया है वो टेम्परेट रीजन में काउंट होता है। टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल समझते होगे आप। तो ये ठंडे मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। एवरेज टेम्परेचर की बात करें जिस पर ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है, एवरेज टेम्परेचर इसकी ग्रोथ के लिए तो वो है 15 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसकी ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। तो ये टेम्परेचर याद रखा जाए। मिट्टी की बात की जाए, कैसी मिट्टी इसको चाहिए, तो यहाँ पर मिट्टी लगेगी सैंडी लोम सॉइल, सबसे बढ़िया मिट्टी मानी जाती है सैंडी लोम सॉइल। अब ये जो सैंडी लोम सॉइल है ना, ये आप देखो डिपेंड करता है कि वैरायटी कौन सी है। अगर अर्ली क्रॉप है तो आप सैंडी लोम सॉइल का इस्तेमाल करो। यहाँ पर ये आइडियल है फॉर दी अर्ली क्रॉप, यानी कि अर्ली जो वैरायटी है उनके लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है, अर्ली क्रॉप की एकदम बढ़िया है। वहीं अगर क्ले सॉइल है या सिल्ट लोम सॉइल है तो ये हाई यील्ड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और लेट क्रॉप के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है। अगर अपनी लेट क्रॉप है तो उसके लिए क्ले या सिल्ट लोम सॉइल का इस्तेमाल कीजिए, ये आइडियल मानी गई है लेट क्रॉप के लिए, लेट क्रॉप के लिए। इसके अलावा हाई यील्ड भी हमको यहीं देखने को मिलती है। तो ज़्यादा उपज कहाँ देखने को मिलती है, तो ज़्यादा उपज देखने को मिलती है क्ले सॉइल में या फिर सिल्ट लोम सॉइल में। लेकिन वो बात करते हैं हम जब लेट क्रॉप की बात हो रही हो। अगर अर्ली क्रॉप की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर मिट्टी
सैंडी लोम सॉइल बढ़िया मानी जाएगी। तो कुछ बातें होती हैं जिनको याद रखना पड़ता है। पीएच की बात करें तो मिट्टी का पीएच 5.5 से लेकर के 6.8 के बीच का पीएच आइडियल पीएच माना गया है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी, जो कि सब बच्चों का सरदर्द है कि सर वैरायटी कैसे याद करें। कोई ट्रिक नहीं होती वैरायटी याद करने की, आपको इसे रिवीजन करना पड़ेगा। जितना पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो, बार बार पढ़ो, चार्ट बना करके पढ़ो, और कोई तरीका नहीं है इसको याद करने का। तमाम वैरायटी है इसमें, जैसे कि एक है अर्ली पर्पल बीना, अर्ली पर्पल बीनिया, एक तो ये वैरायटी होगी भी अर्ली पर्पल बीनिया। अब इसमें एक अर्ली वाइट बीनिया भी होती है, तो वो भी लिख लो। ज़्यादा नहीं है इसमें, वैरायटी थोड़ी सी ही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके वैरायटी बहुत हो जाती है, क्योंकि क्रॉप एक नहीं है ना, क्रॉप तो बहुत सारी है, तो बहुत सारी क्रॉप की थोड़ी थोड़ी वैरायटी करके बहुत सारी वैरायटी वहाँ पर बन जाती है। एक इसमें बढ़िया वैरायटी है किंग ऑफ नॉर्थ, वैरायटी का नाम है ये किंग ऑफ नॉर्थ। ऐसी यूनिक वैरायटी होती हैं, ऐसे यूनिक नाम होते हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो किंग ऑफ नॉर्थ अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा एक लार्ज ग्रीन नाम की वैरायटी आती है इसमें, लार्ज ग्रीन, ये भी देखो कितना यूनिक नेम है, लार्ज ग्रीन, तो ये भी बढ़िया है। इसके अलावा एक पर्पल टेंडर के नाम से वैरायटी आती है, पर्पल टेंडर। मैं सिर्फ वही वैरायटी आपको बता रहा हूँ जो बड़ी यूनिक है, जो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में भी मेंशन है। आपने जीआरएफ एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए इनके ऊपर, और नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा एक और लिखी है इसमें पूसा विराट, ये हमारे विराट कोहली के नाम पर है, ऐसा कुछ नहीं कि विराट कोहली के नाम पर बनाई गई है, इसका नाम है पूसा विराट। इसके अलावा पर्पल बीना और वाइट बीनिया के नाम से भी है, ये तो अर्ली पर्पल बीनिया और वाइट बीनिया हो गई। एक नॉर्मल पर्पल वीना और वाइट बीना के नाम से भी आती है। तो ये है भाई इसकी कुछ पॉपुलर वैरायटी। तो ये कुछ पॉपुलर वैरायटी है, इनको आप लोगों को याद रखना है। अब बात करते हैं इसके कल्टीवेशन को लेकर के, जैसे कल्टीवेशन ही चल रहा है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कल्टीवेशन में आती हैं, जैसे उसकी सीड रेट, उसकी स्पेसिंग, अगर ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो तो ट्रांसप्लांटिंग को लेकर के क्या क्या पॉइंट्स हैं, उन सब चीज़ों पर चर्चाएं करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सीड रेट की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीड रेट है, किसी भी क्रॉप का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सीड रेट माना जाता है। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है किसी क्रॉप पर, तो उसके मन में हमेशा यही बात आती है कि सीड रेट से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर सीड रेट कितनी है भाई, 1 से लेकर के 1.5 किलो, 1 to 1.5 kg पर हेक्टेयर, ये इसकी सीड रेट है। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग ट्रांसप्लांटिंग मेथड से करते हैं, मतलब आपको यहाँ पर सीडलिंग बनानी पड़ेगी। जब सीडलिंग बनाओगे तो क्वेश्चन एक बढ़िया बनता है ये कि कितनी पुरानी सीडलिंग का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो लगभग 5 से 6 हफ्ते पुरानी ओल्ड सीडलिंग का हमें इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए ट्रांसप्लांटिंग के लिए, फॉर दी ट्रांसप्लांटिंग। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, ज़्यादातर क्रॉप में जब भी ट्रांसप्लांटिंग की बात आती है तो भाई क्वेश्चन बन जाता है ओल्ड सीडलिंग को लेकर के कि कितनी पुरानी ओल्ड सीडलिंग यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई ये भी हो गया, 5 से 6 हफ्ते पुरानी ओल्ड सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग के लिए बढ़िया है। एक और क्वेश्चन है इसमें स्पेसिंग को लेकर के, ये भी डाटा आप लोग याद रखा करो। स्पेसिंग यहाँ पर हम लोग स्क्वायर प्लांटिंग करते हैं 25 सेंटीमीटर की, यानी कि 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ही हमें रो टू रो स्पेसिंग रखनी है, और 25 सेंटीमीटर ही हमें प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग यहाँ पर रखनी है। एनपीके की बात की जाए, एनपीके कितना है, तो इसमें नाइट्रोजन रखा जाता है 80, पोटेशियम रखा जाता है 60, फॉस्फोरस 60 और पोटेशियम रखा जाता है इसमें 100। ये ध्यान रखिएगा, ये नाइट्रोजन का है, ये 60 जो होता है ना वो एक्चुअल में P2O5 है, और ये है आपका K2O। ठीक है, तो ये एनपीके आपको याद रखना है। हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग कब करनी है, ये बेसिकली डिपेंड करता है उसके नॉब के साइज पर, कि नॉब का साइज कितना होना चाहिए और उसका वेट कितना होना चाहिए। इसको भी थोड़ा देखो, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि मार्केट में डिमांड किस नॉब की ज़्यादा है उस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो हार्वेस्टिंग हमें कब करना है ये डिपेंड करता है नॉब के साइज पर, क्योंकि हमें हार्वेस्ट करना क्या है, उसका एडिबल पार्ट क्या है, नॉब है।
तो ज्यादातर मार्केट में जो डिमांड रहती है वो स्मॉलर साइज, छोटा जो नॉब होता है ना उसकी डिमांड ज्यादा है। डिमांड ऑफ स्मॉलर साइज नॉब, स्मॉलर साइज के जो नॉब हैं उनकी डिमांड ज्यादा है, इसलिए हमें यहां पर छोटे साइज के जो नॉब होते हैं ना केवल उन्हीं को हार्वेस्ट करना है। कोशिश करो कि उनको ज्यादा बड़ा मत होने दो, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर मार्केट में कोई खरीदेगा नहीं। छोटे साइज का, कितना छोटा साइज, कम से कम 5 से लेकर के 8 सेंटीमीटर डायमीटर का होना चाहिए। 5 से 8 सेंटीमीटर डायमीटर, याद हो जाएगा, एक दो बार यहीं पढ़ लो। 5 से 8 सेंटीमीटर डायमीटर का जो नॉब है उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है मार्केट के अंदर, हाई डिमांड है, लोग उसी की डिमांड करते हैं। इसके अलावा एक एवरेज वेट बताइए, अगर यहां पर भी अर्ली वैरायटी है, अर्ली वैरायटी है तो उसका एक एवरेज वेट, कि भाई मार्केट में एक एवरेज वेट, एक नॉर्मल साइज का या एक स्मॉल साइज का जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसका वेट कितना होना चाहिए। तो एक अर्ली वैरायटी जो है उसमें एक नॉब का वेट होना चाहिए 200 से लेकर के 500 ग्राम, एक नॉब का वेट है ये। अर्ली वैरायटी में नॉब जो भी आएंगे वो एक नॉब का वेट 200 से 500 ग्राम। वहीं लेट वैरायटी में अगर मैं बात करता हूं, लेट वैरायटी उसमें जो एवरेज वेट है वो एक नॉब का 1 kg तक जा सकता है, 1 kg पर नॉब, ये पर नॉब जरूर लिख लीजिएगा, पर नॉब, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डाटा हो गया, एक अर्ली वैरायटी में एवरेज वेट और एक लेट वैरायटी में। बाकी का एवरेज डायमीटर अगर पूछ लिया जाए कि क्या डायमीटर होना चाहिए या उसका साइज क्या होना चाहिए तो वो भी हमें पता चल गया। तो ये तो बात हुई कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो कि नॉब खॉल से रिलेटेड है या नॉल खॉल से रिलेटेड है। अब बात करते हैं हम लोग स्प्राउटिंग ब्रोकली, यानी कि ये सेकंड वाला जो फोटो है ये, इसकी हम बात करते हैं। ये क्या है भाई, स्प्राउटिंग ब्रोकली है, ये तो सभी लोगों ने खाई होगी, अब तो बड़ा कॉमन हो गया है, चलन इसका बड़ा हो गया है भाई स्प्राउटिंग ब्रोकली का। तो चलो स्प्राउटिंग ब्रोकली पर चलते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए स्प्राउटिंग ब्रोकली, स्प्राउटिंग ब्रोकली, ठीक है। ब्रोकली में पता नहीं डबल सी है कि डबल एल है, जो भी हो लगा लेना। तो स्प्राउटिंग ब्रोकली की बात करें तो चलो पहले तो इसके भी बेसिक बातें, जैसे कि इसका बॉटनिकल नेम जान लेते हैं, इसकी फैमिली जान लेते हैं, क्रोमोसोम नंबर जान लेते हैं, इन सब बातों पे अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बॉटनिकल नेम जो बताया था कि भाई ब्रेसिका ओलेरेसी, ये तो कॉमन रखना ही है हमको, ब्रेसिका ओलेरेसी। तो ब्रेसिका ओलेरेसी तो यहाँ पर भी कॉमन है, बस आगे का एक शब्द, सॉरी लास्ट का एक शब्द बदलना है। यहाँ पर आ जाता है इटैलिका, क्या आ जाता है भाई, इटैलिका, यानी कि यहाँ पर जो कॉमन है, मतलब जो यूनिक है वो खाली इटैलिका है। वहाँ पर गैंग्यूलोट्स था नॉल कॉल में, यहाँ पर क्या है, इटैलिका है। बाकी का फैमिली वही रहने वाली है, क्या है फैमिली, ब्रेसिकेसी है। तो लो जी लिख दी ब्रेसिकेसी, ये हो गई भी फैमिली। और चाहो तो इसको क्रूसीफेरी भी कह सकते हो, तो लो जी भाई ये लिख दी हमने क्रूसीफेरी फैमिली। थोड़ा आई एक ई का अंतर है, देख लेना, ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी फैमिली हो गई। कोई समस्या है क्या, नहीं है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। ऑरिजिन की बात करें हम लोग तो ऑरिजिन देख लीजिए, ऑरिजिन है यहाँ पर मेडिटेरेनियन रीजन, वही ऑरिजिन है इसका भी, मेडिटेरेनियन रीजन। तो मेडिटेरेनियन रीजन ये इसका ऑरिजिन हो गया। क्रोमोसोम नंबर वही क्रोमोसोम नंबर है इसके अंदर भी 18, बस यहाँ पर एडिबल पार्ट अलग है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका एडिबल पार्ट ही है। तो इसका एडिबल पार्ट यहाँ पर क्या है, ये जो ब्रोकली आपको दिख रही है ये आपको क्या लगता है ये क्या है, ये जैसे यहाँ पर तो ये पार्ट नॉब हो गया, पत्ता गोभी में हमने कहा, कैबेज में हमने कहा कि वो हेड है, फूल गोभी में हमने कहा कि वो कर्ड है एडिबल पार्ट। यहाँ पर क्या है, ये क्या लग रहा है आपको, अगर इसको बड़ा ध्यान से आप देखोगे ना तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी आपको फ्लावर बड नजर आएंगी, फूलों की कलियां नजर आएंगी, ऐसी कली फूलों की जो ओपन ही नहीं हुई, जो खुली ही नहीं है। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये एक बड नहीं है, आप सोच रहे हो कि ये पूरी की पूरी एक बड है ना, ये पूरी एक बड नहीं, यहाँ पर ढेर सारी छोटी छोटी सी आपको बड नजर आएंगी। ब्रोकली खाते हो कभी ध्यान से देखना, छोटी छोटी ढेर सारी बड है यहाँ पर, तो वो फ्लावर बड होती है। वो फ्लावर बड जो है वो खुली नहीं है, ओपन ही नहीं हुई। तो यहाँ पर जो एडिबल पार्ट है वो क्या है, वो अनओपन फ्लावर बड है। हो सकता है क्वेश्चन में ये अनओपन शब्द ना हो, आप तो फ्लावर बड को याद रखिएगा। क्या है भाई यहाँ पर है अनओपन फ्लावर बड, ये एडिबल पार्ट है।
किस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एडिबल पार्ट, दोनों के अंदर, नॉल खॉल के अंदर भी और स्प्राउटेड या स्प्राउटिंग ब्रोकली के अंदर भी। इसका ये जो एडिबल पार्ट है ना फ्लावर बड, इसमें विटामिन ए बढ़िया मात्रा में बताते हैं। कहते हैं इसके अंदर विटामिन ए 2500 IU है, यूनिट होती है विटामिन ए की। रिच इन विटामिन ए, विटामिन ए भरपूर मात्रा में है। कितना है भाई? 2500 IU, 2500 IU। ये डाटा मैंने कहीं और से नहीं, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर का ही डाटा है, इसलिए विश्वास कर सकते हो आंख बंद करके। तो 2500 IU, अच्छी खासी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कितना कैल्शियम है? लगभग 103 मिलीग्राम हमको कैल्शियम देखने को मिलता है। अच्छा, जब बात करते हैं कि 103 मिलीग्राम, तो कितने किलोग्राम में कितना मिलीग्राम, मतलब हम कितना पार्ट इसका खा जाएं तब हमें 130 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा। जब भी कभी ऐसा डाटा आता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना ये पर 100 ग्राम के हिसाब से चलता है। पर 100 ग्राम ऑफ एडिबल पार्ट, जो 100 ग्राम खाने लायक पार्ट है उसका डाटा है ये। यानी कि 100 ग्राम जब आप यहाँ पर ब्रोकली खाओगे तो उसमें 103 मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिल जाएगा। इसके अलावा आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम देखने को मिलता है। पोटेशियम मिलता है यहाँ पर 383 मिलीग्राम। तो काफ़ी बढ़िया मात्रा में हमारी बॉडी को यहाँ पर पोटेशियम मिल जाता है। 100 ग्राम ब्रोकली के अंदर ही 383 मिलीग्राम हमको पोटेशियम मिल जाएगा। विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, 113 मिलीग्राम, 113 मिलीग्राम ये हमको विटामिन सी मिल जाएगा 100 ग्राम एडिबल पार्ट के अंदर ही। फॉस्फोरस भी बढ़िया है, उतना ज़्यादा तो नहीं है जैसा ये है, लेकिन ठीक ठाक है। 78 मिलीग्राम हमें यहाँ पर फॉस्फोरस भी देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट काफ़ी बढ़िया पाए जाते हैं। शायद इसी वजह से अब डॉक्टर भी सलाह कर रहे हैं, हम लोग भी बड़ा इसको चाव के साथ सैलेड के तौर पर बहुत लोग इसको एडिबल करते मतलब खाते हैं। तो ये इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट कंटेंट है। अब बात करते हैं इसमें इसके क्लाइमेट को लेकर के और इसके सॉइल को लेकर के। क्लाइमेट एंड सॉइल, किस तरह के क्लाइमेट में इसकी खेती की जाती है और किस तरह की मिट्टी इसको चाहिए। तो पहली बात, ये एक ठंडे मौसम वाली फसल है, यानी कि कूल सीजन की क्रॉप है। ठीक है, चलो कूल सीजन की क्रॉप हो गई। टेम्परेचर सॉरी, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए? जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए भाई? 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। जब इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही हो तब इतना टेम्परेचर हमको बढ़िया है। और जब इसके अंदर हेडिंग स्टेज आती है, हेडिंग से मतलब जब इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस समय चाहिए 15 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस फॉर दी हेडिंग स्टेज। हेडिंग स्टेज के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 15 से लेकर के 20। मिट्टी की बात करें, ज़्यादातर सब्जियों में ना मिट्टी एक जैसी रहती है, आप देख लेना। ज़्यादातर सब्जियों में मिट्टी आपको सैंडी लोमी सॉइल ही देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर भी डीप लोमी सॉइल सबसे बढ़िया मिट्टी मानी जाती है, सबसे बेस्ट मिट्टी मानी जाती है डीप लोमी सॉइल। पीएच की बात करें, हल्का सा एसिडिक, हल्का सा न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर, इसी रेंज में रहता है पीएच। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है तो एग्जिट याद करना पड़ेगा। 5 से लेकर के 5.5 तक पीएच यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी कुछ पॉपुलर वैरायटी की, वही सरदर्द वाली बातें जो जिनसे बच्चों को बहुत ही डर लगता है, सर ये वैरायटी कैसे करेंगे, क्या होगा। तो देखो भाई, यहाँ पर ना वैरायटी कई प्रकार की हैं। एक तो भाई ग्रीन स्प्राउटिंग टाइप की वैरायटी है, जो अभी मैंने फोटो आपको दिखाया था ना, वो तो हो गई भी स्प्राउटिंग टाइप वाली। एक तो है ग्रीन स्प्राउटिंग टाइप। इसके अलावा कुछ वैरायटी इसमें हेड वाली भी होती है, मतलब हेडिंग टाइप वाली वैरायटी भी होती है, सॉरी हेडिंग टाइप वैरायटी। तो देखो यहाँ पर जो ग्रीन स्प्राउटिंग टाइप वैरायटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि डिमांड सबसे ज़्यादा स्प्राउटिंग वाली ब्रोकली की ही रहती है। तो ग्रीन स्प्राउटिंग टाइप में एक पालम हरितिका वैरायटी है, बड़ी अच्छी वैरायटी है, पालम हरितिका वैरायटी। एक और है पालम के नाम से ही, जिसको हम कहते हैं पालम समृद्धि वैरायटी, पालम समृद्धि वैरायटी। इसके अलावा एक और है, वो है आपकी पूसा KTS1, पूसा KTS1। ये पूसा नाम कहीं पर भी आ जाए ना तो समझ जाना IARI की वैरायटी है, पूसा KTS1। ऐसी हेडिंग टाइप में एक आती है पालम कंचन वैरायटी,
पालम कंचन वैरायटी, तो पालम कंचन वैरायटी है। इसके अलावा एक पालम विचित्र वैरायटी भी है इसके अंदर, वो भी इसी हेडिंग टाइप में ही है, पालम विचित्र। तो ये कुछ पॉपुलर वैरायटी है, पालम हरितिका, पालम समृद्धि, पालम कंचन, पालम विचित्र। देखो बस केवल 5 वैरायटी याद करनी है, तो इसमें सरदर्द थोड़ा सा कम होगा आपका, तो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आते हैं इसकी पॉपुलर चीज़ों पर। जैसे सबसे पहले हम बात करें इसके सीड रेट को लेकर के, बड़े क्वेश्चन बनते हैं भाई, सीड रेट कितनी सीड रेट रखनी चाहिए। तो सीड रेट यहाँ पर कम से कम आधा किलो सीड रेट जाती है 1 हेक्टर में। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें अपने हॉर्टिकल्चर किताब के अकॉर्डिंग, तो वो है 400 से लेकर के 500 ग्राम, 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, इतनी सीड रेट हमको यहाँ पर रखनी है। यहाँ पर भी नर्सरी तैयार होती है, यहाँ पर भी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। तो ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो भाई कितने दिन पुरानी सीडलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, तो लगभग 4 से 5 हफ्ते पुरानी ओल्ड सीडलिंग आर यूज्ड फॉर दी ट्रांसप्लांटिंग। तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए कम से कम 4 से 5 हफ्ते पुरानी जो ओल्ड सीडलिंग है उसका हमें इस्तेमाल यहाँ पर कर लेना चाहिए। स्पेसिंग की बात की जाए तो यहाँ पर भी हम लोग स्क्वायर करते हैं, मतलब स्क्वायर प्लांटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा रखनी पड़ती है, 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर ही रो टू रो डिस्टेंस है और 45 सेंटीमीटर ही यहाँ पर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हमको रखनी है। एक्चुअल में ये वाली जो स्पेसिंग है ना, ये ग्रीन स्प्राउटिंग के लिए है, जो ग्रीन स्प्राउटिंग वैरायटी है उनके लिए है। हेडिंग वाली जो वैरायटी होती है ना, उनके लिए तो और ज़्यादा है, उनके लिए तो 60-45 रखनी है, 60 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर रो टू रो स्पेसिंग है और 45 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है। ये है हेडिंग टाइप के लिए, फॉर दी हेडिंग टाइप। तो जो हेडिंग टाइप वैरायटी है उनके लिए 60 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखी जाएगी। फिर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट NPK को लेकर के, कितना नाइट्रोजन, कितना फॉस्फोरस या कितना पोटेशियम इसको चाहिए। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है 60 से लेकर के 80 किलो तक की, 1 हेक्टर में 60 से लेकर के 80 किलो। बाकी का P2O5 और K2O5 दोनों बराबर है, 100 दोनों को 100 किलो ही चाहिए। ये नाइट्रोजन हो गया, ये आपका P2O5 हो गया और ये आपका K2O हो गया। ये सब क्या है भाई, पर हेक्टेयर है, ये डाटा kg पर हेक्टेयर में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अब चलते हैं इसकी हार्वेस्टिंग पर। हार्वेस्टिंग देखो भाई, हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, क्या होना है, क्या पॉइंट हार्वेस्टिंग के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हार्वेस्टिंग अपन करें, अगर मान ली मुझे हेड चाहिए, इसका हेडिंग टाइप की है, तो यहाँ पर मुझे अगर हेड चाहिए तो वहाँ पर मुझे स्टेम देखनी पड़ेगी, हेड विद 10 to 15 सेंटीमीटर स्टेम साथ में, क्योंकि हेड के साथ साथ हमें स्टेम भी लेना कहाँ जा रहे हो बाबूजी, यहीं रहो हमारे पास, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। तो हेड हैविंग दी स्टेम, यानी कि आपको हेड के साथ साथ जो हेड वाला पोर्शन है उसमें उसकी स्टेम भी लेनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर ये जो हेड वाला पोर्शन है, ये जो हेड है ऐसी दिखती है कुछ, ये यहाँ पर ये स्टेम वाला पोर्शन भी हो गया। ये तो भाई इसका क्या हो गया, भाई हेड पोर्शन हो गया, ये यहाँ पर इसकी स्टेम भी हो गई। तो यहाँ पर हार्वेस्ट केवल ऐसा नहीं कि इसी को कर लिया, इसकी स्टेम वाला पार्ट भी हार्वेस्ट करना पड़ता है। तो कम से कम 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक का 10 to 15 सेंटीमीटर स्टेम, तो यहाँ पर स्टेम लेनी पड़ती है 10 to 15 सेंटीमीटर की। ये काफ़ी ज़्यादा प्रेफर्ड की जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। तो हार्वेस्टिंग में हेड के साथ साथ हमें यहाँ पर स्टेम उसके साथ ही जुड़ी हुई कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर की स्टेम को भी हार्वेस्ट करना पड़ेगा। ये जो टर्मिनल हेड पोर्शन आप दिख रहे हो, ये जो केवल हेड पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इसके वेट की अगर हम बात करें कि इसका वेट अकेला कितना होना चाहिए, एक अप्रोक्सीमेट वेट की अगर हम बात करें तो वो होना चाहिए 400 से लेकर के 600 ग्राम। कितना, 400 से लेकर के 600, 500 से लेकर के 600 भी है, वैसे तो 500 से 600 ही है, 500 ही लिखो इसको, आई थिंक मैं एकदम सही हूं, हाँ 500 से 600 ही है, 500 से 600 ग्राम इसका हेड साइज है। ये जो ऊपर है ना, इसको टर्मिनल हेड भी आप कह सकते हो, टर्मिनल हेड साइज, तो वो 500 से 600 ग्राम है। वैसे स्टेम का साइज उसके साथ होना चाहिए, स्टेम के साथ ही हार्वेस्ट करते हैं, वो 10 से 15 सेंटीमीटर तक की रहती है। तो ये बात हो गई कुछ बेसिक
और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था ये जितना भी हमने बताया है, और JRF एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। नहीं भी याद हो रहा है, लेक्चर कोई 2-3 बार देखोगे ना तो भी आपको याद हो जाएगा आसानी से। बाकी का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हो एग्रीकल्चर RS राजपूत के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। इसके अलावा हमारे जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं उनकी जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो आप, वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा एंड्रॉयड ऐप है कृषि परीक्षा एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझसे कुछ बात करनी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जय हिंद।